आज हमारे अध्ययन का विषय है सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिनका शासनकाल है 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। हम इनके कार्यों और चुनौतियों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इनका मूल्यांकन भी करेंगे। इनकी मृत्यु के साथ लोदी वंश का पतन हो जाता है और लोदी वंश के पतन के साथ ही हम देखते हैं एक बड़े युग की समाप्ति यानी कि सल्तनत काल की समाप्ति हो जाती है और इसके बाद मुगल काल का अध्ययन किया जाएगा। तो अध्ययन जारी करने से पहले स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। मैं हूं नितिका सिंह और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गौरव ज्ञान एकेडमी के परिवार का हिस्सा बनिए। तो प्रारंभ करते हैं आज का अपना अध्ययन। तो देखिए इब्राहिम लोदी, ठीक है, जिनका शासनकाल है 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, ठीक है ना, 1526 ईस्वी तक। देखिए जब सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है तो उस समय जो लोग होते हैं आसपास के, उसके रिश्तेदार और उसके सूबेदार, सरदार, जितने भी मुख्य मुख्य लोग होते हैं वो उसके आसपास मौजूद होते हैं। सिकंदर लोदी की जब मृत्यु होती है उसी समय वहाँ पर उसके दोनों पुत्र मौजूद होते हैं। एक का नाम है इब्राहिम लोदी, जिनका आज हम अध्ययन करेंगे, और दूसरे का नाम है जलाल खान। ये दोनों एक ही माता के पुत्र होते हैं, यानी कि दोनों ही सगे भाई होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है तब ऐसा प्रश्न आता है कि अब उत्तराधिकार कौन होगा। चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बहलोल लोदी के समय से ही एक ऐसी नियमावली को लागू किया गया जिसके अंतर्गत जो सुल्तान का पुत्र होगा, ज्येष्ठ पुत्र होता था, वही उत्तराधिकारी बनेगा। तो इसी निर्णय के चलते क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाया जाता है। सभी सूबेदार आपस में, सभी सरदार आपस में इसको बातचीत करके इस चीज़ को लागू करते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इब्राहिम लोदी होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने जौनपुर की जो शासक होता है उसको जलाल खान को बनाया जाता है। जौनपुर का शासक जलाल खान को बना दिया जाता है। लेकिन देखिए वहाँ पर वो ऐसी कंडीशन होती है कि वहाँ पर इब्राहिम लोदी इसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन वो मन ही मन इस चीज़ से असंतुष्ट होता है क्योंकि वो साम्राज्य का विभाजन नहीं चाहता था। इब्राहिम लोदी साम्राज्य का विभाजन नहीं चाहता था। हम इससे पहले देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से जौनपुर में सिकंदर लोदी ने विजय प्राप्त की थी। हमने पिछले वीडियो में इस पर बात किया था, आपने देखा होगा। तो इस तरह से जब जलाल खान को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया जाता है तो ये बात इब्राहिम लोदी को नागवार गुजरती है। उसने वहाँ पर तुरंत तो मतलब शहर से सहमति तो दे दी थी, लेकिन ये बात उसे अंदर से अच्छी नहीं लगती है कि जलाल खान को वहाँ का शासक बनाया जाए, और वो साम्राज्य का विभाजन किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करना चाहता था। तो इस घटनाक्रम के बाद क्या होता है कि जलाल खान अपने समर्थन में, जो उसके समर्थन में सूबेदार होते हैं, उनके साथ निकल पड़ता है जौनपुर की गद्दी संभालने के लिए। उनके साथ निकल पड़ता है पूरी एक छोटी सेना की टुकड़ी के साथ और पूरे अपने साजो सामान के साथ वो जौनपुर की सत्ता संभालने के लिए निकल पड़ता है, ठीक है। अब क्या होता है, उस टाइम पे इब्राहिम लोदी अपना राज्यारोहण भी नहीं करते हैं, अपना सिंहासनारोहण भी नहीं करते हैं। वो कुछ अमीर सूबेदारों को, कुछ अपने सरदारों को, विश्वस्त सरदारों को, जो ये चाहते हैं कि साम्राज्य का विभाजन न हो, वो उनको एकत्र करके इस बात को जाहिर करता है कि देखिए मैं साम्राज्य का विभाजन नहीं चाहता हूँ और जौनपुर की जो जौनपुर का स्थल है या जौनपुर जो राज्य है वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही होना चाहिए। ऐसा विचार करके उसने क्या काम किया, ये आदेश दिया कि जलाल खान को वापस लाया जाए, दिल्ली सल्तनत वापस बुलाया जाए, ठीक है। और वो बिहार और उड़ीसा, यहाँ इस क्षेत्र में ये बात प्रसार करवा देता है, इस बात को पहुंचा देता है कि आप जलाल खान की कोई बात नहीं मानेंगे, ये दिल्ली सल्तनत की तरफ से आदेश है। तो इस तरीके से वो इन चीज़ों को करता है। और अभी देखिए क्या होता है, अभी वो जौनपुर पहुंच भी नहीं पाता है। जलाल खान यानी इसका भाई, इब्राहिम लोदी का भाई, वो अभी पहुंच भी नहीं पाता है, कालपी तक पहुंचा होता है, ठीक है, कालपी ही पहुंचा होता है। और उसे इस बात की खबर लग जाती है कि इब्राहिम लोदी ने ऐसा आदेश जारी किया है। अब उसे शंका हो जाती है कि कहीं उसके साथ कोई दुर्व्यवहार या कोई दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि उसे वापस बुलाया जाता है। तो वो इस बात से इनकार कर देता है और वो दिल्ली वापस नहीं आता है और उसने कालपी में ही अपने आप को
जौनपुर का शासक घोषित करता है, जौनपुर का सुल्तान घोषित करता है और जलालुद्दीन के नाम से सिंहासनारोहण वो वहाँ पर करता है। इस तरीके से अब देख लीजिए, कार्य देख लीजिए इब्राहिम लोदी के इस समय क्या घटनाक्रम है। तो ठीक है, जलाल खान, जौनपुर का शासक नियुक्त किया जाता है। ठीक है, कालपी में स्वयं को जलालुद्दीन के नाम से शासक घोषित कर लेता है। ठीक है, तो ये घटनाक्रम देखिए। ठीक है, अब इस बात से इब्राहिम लोदी बहुत क्रोधित होता है और अपने अमीरों को भेज देता है कि जलाल को पकड़ के दिल्ली सल्तनत में लाया जाए। अब जलालुद्दीन के सामने या जलाल खान के सामने कोई रास्ता नहीं बचता है और वो भाग के गोंड के राजा की शरण में पहुंच जाता है। जलालुद्दीन या जलाल खान, ठीक है, वो गोंड के राजा के शरण में पहुंच जाता है। इसके पश्चात देखिए क्या होता है, गोंड का राजा भी यहाँ पर जलाल खान को धोखा दे देता है, या ये कह लीजिए परिस्थितियों के अनुसार कौन दिल्ली सल्तनत से शत्रुता निभाए। ठीक है ना, ये भी एक कारण हो सकता था। तो इस वजह से जलालुद्दीन को गोंड के राजा के द्वारा सौंप दिया जाता है इब्राहिम लोदी के सरदारों को। अब इब्राहिम लोदी के सरदार उसे दिल्ली लेकर के आते हैं। दिल्ली लाने के पश्चात इब्राहिम लोदी आदेश देता है कि इन्हें जलालुद्दीन को हासी के किले में गिरफ्तार कर लिया जाए या कैद कर लिया जाए। लेकिन इससे पहले कि जलालुद्दीन वहाँ पर जाता, वो रास्ते में ही था कि सुल्तान का पीछे से आदेश होता है कि इसे जहर दे के मार दिया जाए और जलालुद्दीन को जहर देकर मार दिया जाता है। इस तरीके से जलाल खान का अंत हो जाता है, अपने भाई को ही वो मार देता है। और इस तरीके से इस जलाल खान का अंत होने के पश्चात जौनपुर का जो शासक नियुक्त किया जाता है वो यहाँ से चीज़ें खाली हो जाती हैं, चीज़ें समाप्त हो जाती हैं और जौनपुर का वो यानी कि पूरे ही साम्राज्य का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी स्वयं को घोषित कर देता है। तो ये पूरी स्टोरी है जलाल खान को लेकर और जौनपुर के शासक को लेकर। अब देखिए इसके पश्चात जो सबसे बड़ी विजय मानी जाती है वो विजय है ग्वालियर की विजय, जो विजय मानी जाती है इब्राहिम लोदी की। तो देखिए ये विजय है ग्वालियर की विजय। यहाँ पर मैं नंबरिंग डाल देती हूँ, ठीक है, फर्स्ट, अब इनका सेकंड देखिए आप। तो देखिए इस घटना के पश्चात क्या होता है, इब्राहिम लोदी योजना बनाता है ग्वालियर विजय के लिए, क्योंकि उसके पास अब एक बहाना भी था। बहाना इस बात का था कि जो ग्वालियर के राजा थे, यानी कि जो अभी मैंने इससे पहले बताया गोंड के राजा, ठीक है, उन्होंने शरण भी दिया था। और चूंकि उन्होंने तो गोंड के राजा ने तो सहायता दी थी, लेकिन ग्वालियर के राजा ने इनकी सहायता नहीं की थी। कुछ दिनों के लिए ग्वालियर के राजा ने इन्हें जलालुद्दीन को शरण दी थी, तो उसे इस बात का संदेह था कि आगे चल के हो सकता है कि ग्वालियर दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह कर दे। तो इसी शंका के चलते उसे एक बहाना भी मिल गया था जलाल खान का। इसके बाद उसने ग्वालियर विजय की योजना बनाई और वो आजम हुमायूं शेरवानी, ठीक है ना, आजम हुमायूं शेरवानी के नेतृत्व में एक सेना यहाँ पर भेजी जाती है। देखिए आजम हुमायूं शेरवानी के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है, ठीक है। और यहाँ का जो राजा होता है, ग्वालियर का जो राजा होता है वो मानसिंह होता है, ठीक है। लेकिन इस समय इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका पुत्र बनता है जिसका नाम होता है विक्रमजीत, ठीक है, विक्रमजीत। तो देखिए, तो इस समय पे विक्रमजीत जो होते हैं वो यहाँ के राजा होते हैं और इन दोनों का यानी कि आमना सामना होता है, युद्ध होता है। हालांकि विक्रमजीत ने ग्वालियर के किले की सुरक्षा कर ली थी, सुरक्षा प्रबंध अच्छा था, लेकिन अंतिम समय में यानी कि लास्ट समय में वो अपनी पराजय स्वीकार करते हैं और सरेंडर कर देते हैं दिल्ली सल्तनत की सेना के सामने। और फिर आगे चल कर के क्या होता है, इनका समझौता हो जाता है, आपस में समझौता हो जाता है
दिल्ली सल्तनत की सेना के मध्य, दिल्ली सल्तनत की सेना और विक्रमजीत के मध्य, ठीक है, दोनों के मध्य एक समझौता हो जाता है। इस पर इब्राहिम लोदी ये निर्णय करते हैं, देखिए यहाँ पे लिख भी देती हूँ समझौता, दोनों के मध्य समझौता हो जाता है, ठीक है, दोनों के मध्य समझौता। इसके बाद सुल्तान के द्वारा विक्रमजीत को कुछ क्षेत्रों की सूबेदारी दे दी जाती है, ठीक है, विक्रमजीत को कुछ क्षेत्रों की सूबेदारी दे दी जाती है। तो देखिए ये पूरा घटनाक्रम था ग्वालियर विजय का। नेक्स्ट आ जाते हैं मेवाड़। मेवाड़ पे देखिए मेवाड़ के संदर्भ में मेवाड़ विजय की योजना बनाता है अब इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो देखिए मेवाड़ विजय की योजना, ग्वालियर विजय के पश्चात जो इब्राहिम लोदी की महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है, इस विजय के पश्चात अब वो तत्पर हो जाता है, उत्साहित हो जाता है मेवाड़ विजय के लिए। लेकिन देखिए ये आसान काम नहीं था, क्योंकि यहाँ के राजा होते हैं राजा संग्राम सिंह या राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा यहाँ के राजा होते हैं, उनका कई बार नाम संग्राम सिंह भी मिलता है, ठीक है, संग्राम सिंह या राणा सांगा, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी के लिए यहाँ विजय हासिल करना आसान नहीं था, और यहाँ पर जो विजय करना चाहता था इब्राहिम लोदी, वो करना चाहता था मालवा के मुद्दे पर, ठीक है ना, मालवा के मुद्दे पर विजय प्राप्त करना चाहता था। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब मालवा में एक प्रधानमंत्री का नाम है मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय काफ़ी योग्य प्रधानमंत्री है, या योग्य, इतना योग्य ये व्यक्ति होता है कि इसने अपने बल पर मालवा, देखिए क्या यहाँ पे सिनेरियो अभी आगे हम देखते हैं, इसने अपने बल पर किस तरीके से उसने राणा सांगा का साथ लेकर के अपने मालवा को बचाया, ये यहाँ पे देखिए उदाहरण मिलता है हमें। तो क्या होता है कि मालवा का जो शासक होता है असहाय अवस्था का होता है, असहाय अवस्था में उसने गुजरात और दिल्ली सल्तनत से सहायता मांगी राणा सांगा के खिलाफ, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान होता है उसे एक बहाना भी मिल गया, और वो मालवा पर अधिकार भी करना चाहता है, तो और इस तरीके से मालवा पर अधिकार के साथ साथ उसकी विजय यहाँ पे पूरी होती मेवाड़ के साथ, क्योंकि उसकी ये योजना थी कि पहले मालवा पर अधिकार करेंगे, उसके बाद राणा सांगा को पराजित करके मेवाड़ विजय पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे जो पासा होता है वो उल्टा पड़ जाता है, किस तरीके से, तो मेदिनी राय ने पीछे से, यानी कि मालवा के सुल्तान के पीछे से राणा सांगा से समझौता किया, और राणा सांगा ने आकर के यहाँ पर मेदिनी राय का साथ दिया, और दिल्ली सल्तनत की सेना आती है, दोनों का आमना सामना होता है। देखिए जो इब्राहिम लोदी और इनका युद्ध होता है उसे देख लीजिए आप। तो देखिए ये जो युद्ध होता है, ठीक है, राणा सांगा के साथ जो युद्ध होता है, इस युद्ध का नाम है घटोली का युद्ध, घटोली का युद्ध, ठीक है। ये दोनों के मध्य युद्ध होता है, यानी कि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये होता है 1517 ईस्वी में, ठीक है, 1517 ईस्वी से लेकर 18 ईस्वी से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिए आप, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो घटोली का युद्ध होता है, और यहाँ पर राणा सांगा की विजय हो जाती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर राणा सांगा की विजय हो जाती है, और इस तरह से बहुत बड़ा अपमान होता है इब्राहिम लोदी का, क्योंकि मेवाड़ का शासक राणा सांगा की यहाँ पर विजय हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी घटना या एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। राणा सांगा इस समय क्या है कि राणा सांगा इस समय काफ़ी शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि जब इब्राहिम लोदी जलाल खान के और उस राजनीति में व्यस्त होता है, तब राणा सांगा ने ग्वालियर के आसपास के काफ़ी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली होती है, और अपने जो आसपास के राजा होते हैं उनसे भी ठीक ठाक संबंध स्थापित कर लिए होते हैं, जिसकी वजह से ये घटोली के युद्ध में राणा सांगा विजय होता है और इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद देखिए इब्राहिम लोदी का जो अब इब्राहिम लोदी का जो मुख्य कार्य था या मुख्य घटना थी उसके समय की, तो वो अफगान और
सुल्तान के मध्य का संघर्ष था। देखिए किस तरीके से, के मध्य संघर्ष। इब्राहिम लोदी का एक उद्देश्य था, गद्दी पर बैठने के साथ ही वो उद्देश्य था सुल्तान की प्रभु सत्ता को स्थापित करना, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करना और सभी के लिए, सभी अपने अमीरों और सरदारों के साथ एक ऐसे व्यवहार या एक ऐसे नियम को लागू करना जो उनके लिए करने आवश्यक थे। ऐसे नियम बनाए गए जैसे कि जब इब्राहिम लोदी के सामने उनके अमीर और सरदार आते थे तो उनके लिए ये आवश्यक था कि वो अपने हाथ बांधकर खड़े हों, और नहीं तो उन्हें कठोर दंड भी दिया जाता था। इस तरीके से उसने कई कई प्रोटोकॉल लागू किए अपने दरबार में अफगान और सुल्तान के मध्य, और यही इनके मध्य संघर्ष का कारण भी बनता चला गया। क्योंकि जो अफगान सरदार, मैंने आपको पहले भी जब बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी पढ़ाया है, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि अफगानों की जो मूल प्रवृत्ति थी वो प्रवृत्ति थी शौर्य की, साहस की और समानता की। इनकी मूल प्रवृत्ति यही थी, जिसकी वजह से अब जो अफगान सरदार थे वो सुल्तान को शंका की दृष्टि से देखने लगे, उन पर शक करने लग गए। क्यों शक करने लग गए? देखिए उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड था, उसके पीछे भी एक पृष्ठभूमि थी, जिसके विषय में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार यहाँ पर और स्पष्ट करती हूँ। देखिए, जब जलाल खान को जौनपुर का शासक नियुक्त किया गया था तो वहाँ पर कुछ सरदार, ऑब्वियस रूप में कुछ सरदार ऐसे थे जो जलाल खान की भी साइड के थे, जो कि उसके साथ जा रहे थे, और कुछ जो सरदार थे वो थे जलाल खान की तरफ, ठीक, सॉरी, कुछ जो सरदार थे वो इब्राहिम लोदी की तरफ थे। इस तरीके से ये विभाजन भी था, सरदारों के मध्य ये विभाजन था, और इस बात को अच्छी तरीके से इब्राहिम लोदी समझ चुका था कि उसके फेवर के भी कुछ अमीर या सरदार हैं। अब क्या हुआ कि जब वो गद्दी पर बैठा और जलाल खान की इस तरीके से मृत्यु करवाई तो सभी सरदारों को, ये सभी अमीरों को और सूबेदारों को ये शक हो गया कि ये व्यक्ति तो अपने भाई का भी नहीं है, अपने सगे भाई का नहीं है। क्योंकि सरदारों ने, सूबेदारों ने बीच में 2 बार समझौता करने का प्रयास करवाया था, लेकिन जो इब्राहिम लोदी था वो किसी भी तरीके से नहीं माना और उसने साम्राज्य के विभाजन को स्वीकार नहीं किया। तो जो अफगान सूबेदार थे उनके मन में ये बात थी कि जो इस व्यक्ति ने अपने अच्छा, एक साथ एक बात ये भी इब्राहिम लोदी ने किया, जो अपने पिता के समय में यानी कि सिकंदर लोदी के समय में जितने भी विश्वसनीय, इवन कह लीजिए विश्वसनीय सूबेदार भी थे, उनको भी ये धीरे धीरे मारता चला गया, उन्हें भी धीरे धीरे इसने मरवा दिया था। तो इब्राहिम लोदी ने जो ये काम किया था उसकी वजह से जो उसके अफगान सूबेदार थे वो इसके विरुद्ध होते चले जा रहे थे। देखिए, आप अगर लोदियों के पतन या पतन लिखने के लिए आ जाए या पतन के बारे में बात की जाए तो आप उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये लिखेंगे कि देखिए अफगानों की जो विश्वसनीयता थी, अफगानों की जो विश्वसनीयता थी उस पर इब्राहिम लोदी खरा नहीं उतर पाया था। तो इसमें देख लीजिए अफगान सरदार जो है इनको शंका की दृष्टि से देखते हैं। देखिए, एक थे आजम, अभी जो मैंने आपको आजम हुमायूं शेरवानी बताया था वही आजम हुमायूं, ठीक है, आजम हुमायूं और उसके पुत्र फतेह खान, ठीक है, पुत्र फतेह खान को भी इसने बाद में कारागार में डाल करके मरवा दिया था। नहीं तो देखिए क्या हुआ था कि ग्वालियर की विजय से पहले आजम हुमायूं ने जलाल खान का साथ दिया था एक बार भागने में, और इस बात को इब्राहिम लोदी अच्छे तरीके से जानता था। उसने क्या किया, इन दोनों को कारागार में डलवा दिया और बाद में उनकी मृत्यु भी हो जाती। देखिए इस पर क्या होता है, जो दूसरा पुत्र होता है आजम हुमायूं, इनका दूसरा पुत्र होता है, उसका नाम होता है इस्माइल खान, ठीक है, वो कड़ा में विद्रोह कर देता है कि इन्हें छोड़ा जाए, ठीक है, इन्हें छोड़ा जाए, लेकिन इब्राहिम लोदी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता है। इसमें कई अफगान सूबेदार आते हैं, मध्य में समझौता कराने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन इब्राहिम लोदी इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है। और अब क्या होता है, एक युद्ध हो जाता है जिसमें करीब 500 हाथी और 40,000 घुड़सवार, ये छोटे छोटे जो अमीर सूबेदार होते हैं, ये सारे एकत्र होकर के दिल्ली सल्तनत की सेना के साथ युद्ध करते हैं। और इस युद्ध में
ऑब्वियस सी बात है कि इन अफ़गान सूबेदारों की पराजय हो जाती है, जो कि इस्माइल खां के नेतृत्व में लड़ा जाता है। कड़ा के आसपास उनकी पराजय हो जाती है और बाद में इसको इन दोनों को मरवा दिया जाता है। तो देखिए ये जो घटनाक्रम है ये इनके मन में शंका उत्पन्न कर रहा है कि भाई ये हमारा क्या ही साथ देंगे, ठीक है ना। अफ़गान ये बात कह सोचते हैं कि ये हमारा क्या ही साथ देंगे, और इसकी वजह से और दूसरा जो इनके काल में घटनाक्रम होता है वो होता है मियाँ भुआ का, ठीक है ना। मियाँ भुआ का देखिए इसमें क्या होता है, ये काफ़ी बुजुर्ग हो चुके होते हैं और ये सिकंदर लोदी के समय से दिल्ली सल्तनत की सेवा कर रहे होते हैं। और ये बात बताई जाती है कि इनके बुजुर्ग अवस्था के कारण अब वो सेवा नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इब्राहिम लोदी ने इन्हें मरवा दिया था और इसी के पुत्र को अपना वजीर रखा था। तो आप उससे कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिसके पिता को आप मरवा रहे हैं उसका पुत्र आपका विश्वसनीय हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये वजह भी थी कि ये अमीर सूबेदार जो हैं अफ़गान सूबेदार इब्राहिम लोदी के विरुद्ध हो गए थे। और अभी देखिए जो मैंने आपको इससे पहले इसके पहले जो मैंने आपको भी युद्ध बताया था कड़ा के आसपास, वो युद्ध ऐसा था कि जो सूबेदार थे जो दिल्ली सल्तनत की तरफ थे वो, और जो सूबेदार इस्माइल खान या इनकी तरफ थे वो, तो ऐसा बताया जाता है कि इस युद्ध में पुत्र ने पिता का मतलब हत्या की। युद्ध हुआ तो हत्या ही की एक दूसरे की, ठीक है। और इस हत्या में इतना ये रक्त रंजित युद्ध था कि नियामतुल्लाह, इतिहास का नियामतुल्लाह है, वो बताते हैं कि ये दृश्य इतना विभत्स था कि वहाँ पर खून ही खून, युद्ध स्थल पर खून ही खून दिखाई दे रहा था। तो इस युद्ध में बहुत अफ़गान जो सूबेदार होते हैं वो मारे जाते हैं और बहुत भयावह ये युद्ध माना जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो फिर बाद में अफ़गान जो सूबेदार होते हैं वो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध हो जाते हैं और यही इसके पतन का मुख्य कारण भी बनता है। आगे देखिए, इसी के पश्चात देखिए क्या होता है, अन्य कई जगह के सूबेदारों को भी मरवाया जाता है। जैसे कि चंदेरी का जो सूबेदार होता है उसे भी इब्राहिम लोदी के द्वारा मार दिया जाता है। इन्हीं सारी सब चीज़ों में बिहार का जो सूबेदार होता है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, ठीक है ना। बिहार का जो सूबेदार होता है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, ठीक है, स्वतंत्र घोषित कर देता है। अब क्या होता है, ऐसी अवस्था में इसने जो बिहार का सूबेदार होता है उसने उड़ीसा तक अधिकार कर लिया, आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अब इब्राहिम लोदी जो है संपर्क करता है पंजाब के सूबेदार, जहां उसका नाम होता है दौलत खान लोदी, ठीक है। दौलत खान लोदी जो पंजाब का सूबेदार होता है, जो पंजाब का शासक एक कह लीजिए, दौलत खान लोदी, ठीक है ना। दौलत खान लोदी से सहायता मांगता है इब्राहिम लोदी, ठीक है ना। दौलत खान लोदी से इब्राहिम लोदी सहायता मांगता है, लेकिन वो सारी परिस्थितियां जो दिल्ली में चल रही थी वो उससे अनजान नहीं था। इसकी वजह से उसने अपने पुत्र को इब्राहिम लोदी के पास भेजा और इब्राहिम लोदी जब उसको पुत्र को देखता है तो वो उसे धमकाता डराता है। और जब इसका पुत्र वापस आता है और अपने पिता को बताता है कि इब्राहिम लोदी पर विश्वास करने के लायक नहीं है, इस घटना के कारण दौलत खान लोदी और जो है इब्राहिम लोदी का जो चाचा होता है आलम खान लोदी, ये दोनों नाम आप इसलिए याद रखिए क्योंकि ये दोनों ने, ठीक है ना, आलम खान लोदी, ठीक है, आलम खान लोदी, ये दोनों ने जो ये देखिए इसने विद्रोह किया था। आलम खान लोदी ने सिकंदर लोदी के समय में विद्रोह किया था और डर करके एक शरणार्थी के रूप में ये गुजरात में रह रहा होता है। अब इसे मौका मिलता है, इन दोनों ने बुलाया बाबर को, ठीक है ना, बाबर को बुलाया भारत पर आक्रमण के लिए, भारत पर या दिल्ली पर अधिकार करने के लिए। इन दोनों ने, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी, ये दोनों का नाम मिलता है, ठीक है ना। बाबर को निमंत्रण देते हैं, आप आइए। अब बाबर भी भारत पर आक्रमण करना चाहता है लेकिन उसे एक बहाना मिल जाता है, ठीक है। तो बाबर अब आता है, ठीक है, बाबर आता है और लाहौर तक आक्रमण करता है। लाहौर तक आक्रमण करके वो वापस चला जाता है और यहाँ पर विजय प्राप्त करके अपना एक सूबेदार नियुक्त कर देता है, ठीक है ना। यहाँ पर अपना एक सूबेदार नियुक्त करके वो वापस काबुल चला जाता है।
तो ये सारा चीज़ इस समय होता है। अब दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी दोनों आपस में मिल जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि वो दिल्ली सल्तनत की सेना को पराजित कर सकते हैं और एक छोटा सा युद्ध होता है दोनों दिल्ली सल्तनत की सेना के मध्य और इन दोनों के मध्य, जिसमें कि इनकी पराजय हो जाती है। ठीक है, जिसमें कि इनकी पराजय हो जाती है और इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। अब पुनः से आलम खां लोधी स्वयं जाता है काबुल और इसे दोबारा बुलाता है। देखिए, ये जो आक्रमण पहला वाला होता है ये होता है 1524 ईस्वी में, और दूसरा आक्रमण जो होता है वो होता है 1525 ईस्वी में। और अब पुनः बाबर को निमंत्रण दिया जाता है आलम खां लोधी के द्वारा, और अब बाबर वापिस आता है और आसानी से आके पंजाब की विजय कर लेता है, क्योंकि ये दोनों की शक्ति, इन लोगों की शक्ति क्षीण हो चुकी होती है, और यहाँ पर आकर के पंजाब पर अधिकार कर लेता है। ठीक है ना, पंजाब पर अधिकार कर लेता है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। अब बाबर की सेना के साथ, बाबर के साथ ये सभी मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ये सभी लोग मिल जाते हैं। आलम खान लोधी मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बाबर इसके बाद आगे बढ़ता है, पंजाब से आगे बढ़ता है और पहुंच जाता है पानीपत। ठीक है, अब पहुंच जाता है पानीपत। ये याद रखिएगा, पानीपत में युद्ध होता है जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध हम कहते हैं, वो होता है 12 अप्रैल। ये डेट याद रखिएगा, 12 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, ये होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें कि बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। इब्राहिम लोदी पहला ऐसा सुल्तान होता है जो कि युद्ध करते हुए मारा जाता है, और ये बात कही होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये बात कही होती है नियामत उल्लाह ने। ठीक है ना, नियामत उल्लाह ने कहा है कि दिल्ली का पहला सुल्तान जिसकी मृत्यु घटनास्थल पर हो जाती है, युद्ध स्थल पर हो जाती है। ठीक है, जिसकी मृत्यु युद्ध स्थल में होती है। तो ये पूरा घटनाक्रम है। अब आप देखिए इब्राहिम लोदी की पराजय का क्या कारण था। इब्राहिम लोदी की पराजय का कारण था, एक तो सबसे बड़ा कारण, ये तो देखिए बाबर का आक्रमण तत्कालिक कारण है, लेकिन इनकी पतन का अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा कारण था अफ़गानों के साथ जो संघर्ष होता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी ने उन पर विश्वास नहीं किया और उनको लगातार समाप्त करता चला गया। इसके अलावा जो समझौते कराना चाह रहे थे जो सूबेदार थे, और जलाल खान के जो उसने उसमें इतना समय वेस्ट किया, उसके बाद उसे इतने बड़े लाभ नहीं मिले, वहाँ पर जौनपुर को प्राप्त करके इतने बड़े लाभ नहीं मिले, लेकिन उस पर अपना समय बहुत खपाया, इसकी वजह से इसकी पराजय होती है। और मेवाड़ की विजय, उत्साहित होकर गलत जगह पर इसने हाथ डाला, जैसे कि मेवाड़ की विजय का प्रयास किया, तो ये सारी चीज़ें इसके अंत का कारण बनती हैं। और इस तरीके से देखिए इब्राहिम लोदी का अंत हो जाता है और सुल्तान जो सल्तनत काल है उसका भी अंत हो जाता है। ठीक है, अगर हम मूल्यांकन की बात करें, इसके मूल्यांकन पर बात करें इब्राहिम लोदी के, देखिए ये एक चरित्रवान व्यक्ति था। इसके व्यक्तित्व के बारे में अगर बात की जाए तो प्रजा सुखी थी, सभी को न्याय मिलता था, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अगर हम इसके साम्राज्य विस्तार पर बात करें तो केवल ग्वालियर विजय ही एक ऐसी विजय थी जिसकी सफलता का श्रेय इब्राहिम लोदी को दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम मेवाड़ पर इसकी जो इसने कार्य किए उस पर बात करें तो वो इसके लिए अच्छा नहीं था। मेवाड़ पर इसने जो सारा काम किया वो चीज़ें इसके लिए फेवर में नहीं थी, जिसकी वजह से इसे हानि ही उठानी पड़ी। और अफ़गानों के साथ जो संघर्ष हुआ उस पर हमने सारा बात कर ही लिया है, तो आप मूल्यांकन में थोड़ी पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें लिखते हुए चले आएंगे अगर आपका एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होगा। और अगर ऑब्जेक्टिव है तो फिर कुछ फैक्ट्स भी हैं।
तो आज यहीं तक हमारा लोधी वंश का समापन हो जाता है आज और नेक्स्ट हम जल्दी ही मिलेंगे अगले क्लास में। तो आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।